हाय व्यूअर्स, अ वेरी वॉर वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल क्रिकेट टॉक्स विद एमजी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट टॉक्स विद एमजी में। बात करेंगे ओडीआई पहला खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हैदराबाद में। बहुत ही एक अच्छा और एक बहुत ही रोमांचक मैच, नेल बाइटर परफेक्ट। 29 ओवर में जब न्यूजीलैंड चेज कर रहा था 131 पर जब 6 थे तो किसी नहीं सोचा था कि ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत रोमांचक मैच होने वाला है, सांस रोकने वाला है, नेल बाइटर होने वाला है। और ऐसा ही हुआ और इसका पूरा श्रेय जाता है माइकल ब्रेसवेल को, जिन्होंने मिचेल सेंटर के साथ मिलकर एक जबरदस्त वापसी करवाई न्यूजीलैंड को 30वें ओवर से। और उसके बाद इस जोड़ी ने कमाल का एक धमाका किया और एक भारत की बहुत अच्छी लगने वाली बॉलिंग 29 ओवर तक उसको बिल्कुल साधारण साबित किया, अगर हम मोहम्मद सिराज को छोड़ दें। और धमाकेदार 140 रन की पारी खेली। आखिरी विकेट के रूप में माइकल ब्रेसवेल आउट हुए। 12 चौके और 10 छक्के लगाए उन्होंने इस मैच में और 78 रन पर एक बहुत ही 180 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ओडीआई को बिल्कुल टी20 की पारी बना दिया और उस तरह से खेला। और इस एक टीम जो 131 पर, मैं फिर रिपीट करूंगा, 131 पर जिस टीम का 6 विकेट था, उस टीम ने 29 ओवर में, उस टीम ने 21 ओवर में 200 से ऊपर रन बना दिए और केवल 12 रन से 350 चेस करने वाले मैच को, जिसमें 350 वो चेस कर रही थी, 12 रन से हारी। तो इसे मैं कहीं भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि एक टीम जो इतनी जबरदस्त तरीके से पिछड़ रही थी और उसके बाद उसने इतनी जबरदस्त तरीके से और इतनी अच्छे आक्रामक अंदाज में वापसी की, तो कहीं भी ये 12 रन की जीत ऐसी नहीं है कि ये केवल लक फैक्टर है। क्योंकि ब्रेसवेल जब आउट हुए तो न्यूजीलैंड के पास विकेट नहीं थे, विकेट खो दिए थे। भारत के भी 8 विकेट गिरे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के पास अनफॉर्चुनेटली उस समय कोई भी एक विकेट नहीं बचा था, क्योंकि ब्रेसवेल न्यूजीलैंड को उस स्थिति में ले आए थे कि अगर वो 8-9 विकेट के रूप में भी आउट होते और एक आध टेल एंडर भी उनके पास होता तो शायद कुछ भी इस मैच में हो सकता था। क्योंकि 50वें ओवर की पहली बॉल पे उन्होंने लगा दिया था छक्का शार्दुल ठाकुर के ऊपर और ऐसा लग रहा था कि अब औपचारिकता बची है, जब केवल 14 रन बनाने थे न्यूजीलैंड को 5 बॉलों पे। तो शार्दुल ठाकुर ने बहुत ही दिमाग को अपने कंट्रोल करते हुए बहुत ही एक अच्छी बॉल फेंकी, लेग स्टंप की तरफ जाती हुई यॉर्कर उन्होंने डालने की कोशिश की, विकेट पैर से टकराई और एलबीडब्ल्यू दिए गए ब्रेसवेल। शार्दुल ठाकुर ने भी श्रेय इसका विराट कोहली को दिया कि उनकी सलाह काम आई, उन्होंने मुझे यॉर्कर डालने को कहा था, क्योंकि एक छक्के के बाद मैं नर्वस हो गया था। और बात अगर माइकल ब्रेसवेल की करूं तो हेड्स ऑफ, और मैं तो अपनी टैगलाइन जनरली जीती हुई टीम के साथ कहता हूं कि धुर्रा उठा दिया, लेकिन ब्रेसवेल ने वाकई धुर्रा उठा दिया और उन्होंने भारत के दर्शकों की और पूरे स्टेडियम की और पूरे देश की एक बार को सांस रोक दी थी कि इस मैच में एकदम से क्या हो गया। और लोग यही सोच रहे थे कि शायद इस मैच में अब एक ही विकल्प बचा है, ब्रेसवेल अगर आउट होते हैं, क्योंकि उनके जिस तरह से वो बॉल को हिट कर रहे थे, बॉल को उठा रहे थे, हुक मार रहे थे और पुल मार रहे थे और लॉफ्ट कर रहे थे बॉल को, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं भी ये बॉल छक्के से पहले रुकने नहीं वाली। और वो भी ऐसा ही रहा था, उनका कोई भी सिक्स ऐसा नहीं था कि जो लगे कि बाउंड्री पर शायद थोड़ा सा चांस लेके ये छक्का लगा या क्या लगा। सारे उन्होंने दर्शक दीर्घा तक पहुंचाए, स्टेडियम तक पहुंचाए और बहुत ही एक अच्छी इनिंग, मैं तो कहता हूं बहुत दिनों बाद मुझे एक ऐसी इनिंग देखने को मिली। और एक बात आपको फिर बता दूं कि न्यूजीलैंड भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में, इस साल के 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में बहुत सिरदर्द साबित होने वाली है। और शायद न्यूजीलैंड एक अकेली टीम है जो भारत के लिए अच्छी खासी सिरदर्दी करेगी। हालांकि भारत के पास होम कंडीशंस है, होम क्राउड का सपोर्ट है और होम एनवायरनमेंट के अंदर खेलना है, घरेलू एनवायरनमेंट के अंदर खेलना, तो भारत के लिए एडवांटेज बहुत बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, 2011 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ, भारत ने वो जीता था, तो एक हम कहते हैं कि अगर हम सुपरस्टिशियस होकर भी सोचे तो एक बहुत अच्छा एक ये पॉइंट है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप सारी टीमों से आप पार पा सकते हैं, लेकिन मैंने अपने वीडियोस में बार बार कहा, न्यूजीलैंड को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी न्यूजीलैंड के प्लेयर दूसरे देश के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और माइकल ब्रेसवेल इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंट। आपने अगर देखा कि पहली बार वो शायद खेल रहे थे भारत में, खेल रहे हैं, पहली बार भारत में खेल रहे हैं, और उसके बाद भी शायद मैंने ऐसे कितनी जल्दी किसी प्लेयर को इतनी अच्छी तरह से कंडीशंस पे डलते नहीं देखा, कि जो ऐसा लग रहा था कि जो शायद भारत में रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह से उसने इनिंग अपनी बनाई और उसके बाद मारना चालू किया भारतीय बॉलरों को, तो हेड्स ऑफ। और इस इनिंग को मैं बार बार देखना चाहूंगा, चाहे वो वीडियो पर या ऐसे मैचों में, और मैं चाहूंगा कि कुछ हमें ऐसे और नैरो मैच मिले। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जो श्रीलंका के खिलाफ दूसरा ओडीआई और ये वाला जो बैटिंग करते हुए और ये वाला बॉलिंग में जो उन्होंने दबाव बनाकर एक दबाव में जीतना सीखा, ये शायद अगर भारतीय टीम इस चीज को इंटैक्ट रख पाई, बरकरार रख पाई, तो वर्ल्ड कप में ये एक बहुत अच्छी चीज साबित होने जा रही है। आपको अब
इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा नैरो मैच मिले उनको और भारतीय टीम उन्हें जीते। बात अब भारत की इनिंग की करूं ब्रेसवेल के बाद, हेड्स ऑफ वंस अगेन टू दिस प्लेयर। और मिचेल सैंटनर की भी जितनी तारीफ की जाए, बहुत अच्छी तरह से साथ दिया उन्होंने। जरूरत पड़ने पर उन्होंने बिल्कुल स्ट्राइक को रोटेट करके एक एक रन बनाकर इस मैच को यहां तक ले गए और बताया उन्होंने कि किस तरह से किसी भी मैच को हम जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड में ब्रेसवेल ने कहा कि केवल फर्क ये रह गया कि आज मेरा दिन नहीं था। मैच के बाद उन्होंने कहा बाकी हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। बात अगर मैं करूं या भारत के प्लेयर्स में, भारत की इनिंग में, तो शुभमन गिल ने कमाल कर दिया। बहुत जल्दी इस लड़के ने अपने आप को ढाला और ओडीआई में बहुत अच्छी तरह से 19वीं इनिंग में ही 200 रन बना दिए। तो ये एक बड़ी बात है कि तेंदुलकर, सहवाग और रोहित शर्मा को काफी टाइम लगा। हालांकि 200 रन बनाना शुरुआत इन्हीं तीनों ने की, लेकिन शुभमन गिल और ईशान किशन की अगर बात करूं, ईशान किशन के यंगेस्ट प्लेयर 200 रन बनाने वाले के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ईशान किशन ने बनाया था। तो लग रहा है कि अच्छी लेवल पे भारतीय क्रिकेट है, क्योंकि अभी सूर्य कुमार यादव का ओडीआई में अपने आप को प्रूव करना बाकी है और वो किसी भी दिन प्रूव कर देंगे। और मुझे लगता है कि उनको भी 200 रन बनाने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन अगर बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल ने श्रीलंका से अपने आप को बहुत बढ़िया तरह से ढाला। बहुत बड़ा उन्होंने अपने अंदर चेंज लेके आए हैं और एक बहुत बड़े बैट्समैन के रूप में स्थापित हो गए हैं। और मुझे तो बहुत ही उनकी इनिंग ऐसी लगी, क्योंकि जब पहले ओवर से 50 ओवर तक अपने स्टेमिना को बरकरार रखना, उसके बाद फील्डिंग करना, और जब एक समय ऐसा लग रहा था कि उनकी थोड़ी सी एनर्जी लो हो रही है और शायद वो 170, 75, 80 रन तक रह जाएंगे अगर बने, लेकिन उन्होंने एकदम से अपने आप को 47वें ओवर में फिर रिचार्ज किया और उसके बाद छक्के लगा कर और बिल्कुल न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बॉलरों को, सारे बॉलर न्यूजीलैंड के मैं बहुत अच्छी टीम मानता हूं, और उन्होंने सबकी पिटाई अच्छी तरह की। और उसके बाद लुकी फर्गुसन के तो एक ओवर में 3 छक्के जो उन्होंने लगाए और अपने 200 रन को पूरा किया, वो देखते ही बनता था। तो भविष्य की कामना करता हूं, अच्छे भविष्य की इनके लिए कामना करता हूं। और अगर इसके बाद किसी खिलाड़ी की बात करूं तो मोहम्मद सिराज की करूंगा, जिसने अपने आप को अब क्रिकेट की हर परिस्थिति के लिए ढाल लिया है। अपनी हर परिस्थिति के अनुसार ये खिलाड़ी अब बॉलिंग कर सकता है। ग्रेट कपिल देव और जहीर खान की याद दिलाता है, जो क्रूशल ओवर में सामने वाली टीम पर दबाव वापस डालना जानता है। क्योंकि जिस समय माइकल ब्रेसवेल पिटाई कर रहे थे भारतीय गेंदबाजों की अच्छी तरह और मैच को उन्होंने लगभग एक तरफा बना दिया था कुछ ओवरों में, तो मोहम्मद सिराज की वापसी कराई रोहित शर्मा ने। और सैंटनर का विकेट लेने के बाद जब मोहम्मद सिराज ने दबाव बनाया दोबारा और अगली बॉल पर जब शिपली को आउट किया तो दबाव बन गया। और मैंने देखा कि शायद माइकल ब्रेसवेल भी केवल मोहम्मद सिराज को नहीं मार पाए, बाकी उन्होंने हर बॉलर की पिटाई करी भारत के, चाहे वो मोहम्मद शामी हो, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, कोई भी हो। लेकिन सबसे अच्छी उन्होंने मुझे बात ये रही कि मोहम्मद सिराज ने जो पिछली 2 सीरीज और खासतौर पर श्रीलंका की सीरीज में आखिरी मैच में और इस मैच में जब 4 विकेट लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और बात करूं तो जैसे गौतम गंभीर ने भी कहा कि मैन ऑफ द सीरीज ज्वाइंट होना चाहिए था विराट कोहली का, क्योंकि मोहम्मद सिराज कहीं से भी ऐसा नहीं था कि वो हकदार नहीं थे मैन ऑफ द सीरीज के। ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देख के मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज अब एक स्पेशलिस्ट बॉलर बन गया है। और आपको अब जो आप 16 खिलाड़ी धीरे धीरे फाइनल करने जा रहे हैं और उनमें नाम आप देख रहे हैं, तो उसमें मोहम्मद सिराज का नाम आप लिख लीजिए सबसे पहले। इस खिलाड़ी को आपको रेगुलर खिलाना चाहिए और जितना मैच में उसे हो सके क्रिकेट खिलाइए। तो शायद ऐसा लगता है कि जल्दी आपको एक बहुत बढ़िया इंटरनेशनल बॉलर मिलने वाला है। और जसप्रीत बुमराह को भी एक अब साथ चाहिए, तो उसमें शायद मोहम्मद सिराज वो साथ दे सकते हैं, जोड़ीदार रह सकते हैं। और भारतीय पेस बैटरी थोड़ी और तगड़ी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर खिलाना पड़ेगा, विश्वास जगाना पड़ेगा ऐसे खिलाड़ी के अंदर कि किसी एक आध मैच में अगर वो बुरी तरह पिट भी जाए तो आप ये ना सोचे कि उसकी परफॉर्मेंस में संदेह करें। क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में और इस वनडे में जहां न्यूजीलैंड ने इतनी बुरी तरह भारतीय टीम की पिटाई की, केवल 42 रन 10 ओवर में 4 विकेट के साथ, ये एक बहुत ही बढ़िया बॉलर और एक बहुत अच्छा गेंदबाजी कर सकता है। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ अब रायपुर में कल दूसरा ओडीआई खेला जाएगा। विकेट ये भी बैट्समैन की मानी जाती है, सबसे पुराने ग्राउंड्स में से शुमार है रायपुर, और विश्व का चौथा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड है। कल देखते हैं क्या होता है। न्यूजीलैंड की टीम वापसी करना चाहेगी, क्योंकि कल उनके लिए डू और डाई मैच है। अगर वो हार जाते हैं तो सीरीज हार जाएंगे। भारत में पहली सीरीज जीतने का उनको इंतजार है। तो न्यूजीलैंड जिस तरह से क्रिकेट खेला है पहले वनडे में और हाल में जो पाकिस्तान के साथ वो खेल के आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3-0 से उनको शिकस्त देना भारत के लिए आसान होगा। और कहीं एक से बराबरी हुई तो तीसरा मैच बहुत ही बढ़िया डिसाइडर हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारत की टीम कल मैच को जीत के सीरीज को सील कर दे।
इन सब बातों के साथ दोस्तों आज का वीडियो खत्म करता हूं। हमेशा की तरह कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियोस पे, सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें और अपने सुझाव भेजें बेल आइकन के बटन को प्रेस करने के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।